students, today we are going to study power sharing. पावर शेयरिंग चैप्टर है आपके एसएसटी सिविक्स फर्स्ट. यहाँ पे पावर शेयरिंग में हमें सिखाया गया है कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है, क्या फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं. तो यहाँ पे पहले हमको दो केस स्टडी दी गई है, श्रीलंका की और बेल्जियम की. तो हम पहले उन दो केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद में हम देखेंगे कि पावर कैसे शेयर की जाती है. सबसे पहले तो आप ये सोचिए, अगर किसी एक इंडिविजुअल को सारी पावर दे दी जाएगी तो वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा दूसरों को. क्लियर है. तो यही सब चीजें रिजॉल्व करने के लिए पावर को हमेशा क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है. तो दैट मीन्स व्हाट, पावर शेयरिंग इज एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो हम हमारी गवर्नमेंट में देखें या कंट्री में देखें तो पावर शेयरिंग में क्या होता है, पावर शेयरिंग एक इंटेलिजेंट वे है जिसमें कि पावर को शेयर किया जाता है. कहाँ पे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर. आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर भी आपकी क्या है, एक होलसेल इंसान के पास में पावर नहीं है, पावर को क्या किया गया, शेयर किया गया है. ठीक है. चलिए अब पावर शेयरिंग को समझने के लिए अपन इसके अंदर सबसे पहले दो कंट्रीज की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. तो पहली कंट्री है अपनी स्टोरी ऑफ श्रीलंका. अब देखिए स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बारे में जानिए. तो जो श्रीलंका है आपका, वो बहुत स्मॉल सी कंट्री है. इट इज़ एन आइसलैंड नेशन नियर साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के पास में ये है. इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जितनी की हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन है. श्रीलंका की जो कैपिटल है, तो इसकी देखिए 2 कैपिटल है, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल तो इसकी कोलंबो है, और लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो इसकी है जयवर्धनपुरा कोटे. क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं अपन श्रीलंका की स्टोरी. क्या हुआ था देखिए, श्रीलंका के अंदर 2 मेजर ग्रुप थे. एक तो थे आपके जो कि सिनाला बोलते थे और एक थे जो कि आपके तमिल बोलते थे. जो सिनाला बोलते थे वो आपके 74% थे और जो तमिल बोलते थे वो आपके 18% थे. अब जो तमिल जो बोलते थे 18% लोग, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे. एक तो श्रीलंकन तमिल मतलब वहीं के लोग थे और एक इंडियन तमिल थे. इंडियन तमिल वो थे जो बहुत साल पहले जाके श्रीलंका के अंदर बस गए थे, तो उनके जो भी अब आगे आने वाली जनरेशन है वो वहीं पे बस गई है. क्लियर है. तो यानी कि तमिल स्पीकर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स. तो 13% तो आपके श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% क्या थे, आपके इंडियन तमिल्स है. अब आप देख रहे हो यहाँ दोनों मेजर सोशल ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कौन है, सिनाला स्पीकर्स है, और तमिल स्पीकर्स क्या है आपके, कम है. तो श्रीलंका में क्या हुआ कि आपका जो सिनाला स्पीकर्स थे उनका क्या था, आपका डोमिनेंस था. ठीक है. अच्छा, अब एक देखिए, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देखूं तो जितने भी सिनाला स्पीकर्स थे वो सारे के सारे क्या फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट फॉलो करते थे. यानी 74% सिनाला स्पीकर्स क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज्म फॉलो करते थे. और 13% आपके जो तमिल स्पीकर्स थे वो या तो हिंदू फॉलो करते थे, हिंदू धर्म फॉलो करते थे, या फिर मुस्लिम धर्म फॉलो करते थे. और 7% लोग ऐसे थे, मतलब जो 7% थे वो सिन्हाला या तमिल दोनों ऐसे थे जो कि क्या फॉलो करते थे, आपके क्रिश्चियन फॉलो करते थे, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे. क्लियर है. अच्छा, अब आगे देखते हैं. चूंकि आपने देखा श्रीलंका के अंदर कौन ज्यादा थे, सिनाला स्पीकर्स ज्यादा थे, यानी उनकी मेजॉरिटी थी, जिसकी वजह से वहां पे क्या आया, आपका मेजॉरिटेरियनिज्म आया. अब ये मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन whichever way it wants by disregarding the wishes and need of the minority. तो ये डेफिनेशन ऐसे की ऐसे याद होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है, ये है इसका मतलब कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो क्या करती है, कंट्री को रूल करती है जैसे वो करना चाहती है, और साथ ही में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उसकी जितनी भी विशेज और नीड्स होती है उनको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है. ये आपका कहलाता है मेजॉरिटेरियनिज्म कहलाता है, जो कि कहाँ पे था, आपका श्रीलंका में था. तो यहाँ पे कौन सी मेजॉरिटी में थी, सिन्हाला. अब क्या हुआ, यहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से सिन्हाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हुई. कैसे इस्टेब्लिश की, देखो चूंकि यहाँ पे क्या था, आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो द democratically elected government adopted a series of measures to establish
सिनाला सुपरमेसी, क्योंकि जितने भी आपके लीडर्स थे वो सब किससे बिलोंग करते थे, सिनाला से बिलोंग करते थे। तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। पहला तो ये, फिर दूसरा इन्होंने क्या किया गया कि जो सिनाला एप्लीकेंट्स थे उनको आराम से यूनिवर्सिटी में पोजीशन मिल जाती और गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने पॉलिसीज को इस तरीके से बनाया कि वो सारी किसके फेवर में थी, सिनाला एप्लीकेंट्स के फेवर में थी। तीसरा उन्होंने क्या किया, क्योंकि सिनाला स्पीकर्स क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज्म फॉलो करते थे, तो उन्होंने बुद्धिज्म को और अपग्रेड करने के लिए और ग्रो कराने के लिए क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्लियर है। तो इन 3 चीजों की वजह से जो वहां पे तमिल्स रह रहे थे उनको ऐसा लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, और लगा क्या, वास्तव में उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था कि ये जितने भी मेजर्स किए गए, ये तीनों कारण जो थे, उसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स को क्या लगा, वो एलिनेशन फील करने लगे। एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव, उनको ऐसा लग रहा था उनको अलग कर दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से श्रीलंका वाले तमिल ये सोचने लगे, श्रीलंकन तमिल्स ये सोचने लगे कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो कि आपका सिनाला लीडर्स है उनमें कोई भी सेंसिटिव नहीं है हमारी लैंग्वेज के टुवर्ड्स और ना ही हमारे कल्चर के टुवर्ड्स। दैट मीन्स व्हाट, जो ये गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी हमारे पॉलिटिकल राइट्स के बारे में नहीं सोचती है। इसके लिए सिनाला श्रीलंकन जो तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी पार्टीज लॉन्च की, बहुत सारा स्ट्रगल किया, किसके लिए, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल के लिए। वो ये चाहते थे कि जो श्रीलंकन तमिल्स है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, किसमें, एजुकेशन में और जॉब में। लेकिन वहां तो सिनाला सुपरमेसी थे, तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हें इग्नोर किया। तो अब धीरे धीरे ये स्ट्रगल जो था वो और बढ़ता चला गया। 1980 के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई और उन्होंने क्या डिमांड की, उन्होंने डिमांड की कि उन्हें अपना अलग स्टेट चाहिए, तमिल, ठीक है, जहां पे कि वो अपनी लैंग्वेज वगैरह, अपनी अपॉर्चुनिटीज वगैरह खुद देखेंगे। तो वो अलग स्टेट की वहां पे डिमांड करने लगे। क्लियर है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट उनको इग्नोर करती चली गई। उससे क्या हुआ आपका कि कंट्री के अंदर आपका ये जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स थे दोनों कम्युनिटी के बीच में, ये चेंज हो गए किसमें, सिविल वॉर में। अब पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए सिविल वॉर क्या होता है, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ ये आ जाता है डिफाइन सिविल वॉर। तो सिविल वॉर होता है अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। मतलब इतना इंटेंस हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे कंट्री में वॉर हो रहा हो, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, आई मीन दोनों कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट हो गया, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये बहुत जल्दी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोग दोनों कम्युनिटी के मारे गए, ठीक है ना, और बहुत सारी फैमिलीज जो है उनको अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड्स खत्म हो गए, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये श्रीलंका के साथ में हुआ। अब पढ़ते हैं अपन बेल्जियम की स्टोरी। तो यानी श्रीलंका के साथ में जो भी हुआ वो किसकी वजह से हुआ, गवर्नमेंट की इग्नोरेंस की वजह से हुआ। वहां पे 2 सोशल ग्रुप थे, एक सोशल ग्रुप ज्यादा डोमिनेंस था, पावर उसको दे दी गई, तो दूसरे सोशल ग्रुप को क्या कर दिया गया, आपका इग्नोर कर दिया गया, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए क्योंकि वहां पे पावर इक्वली शेयर नहीं की गई। क्लियर है। अब अपन पढ़ते हैं बेल्जियम की स्टोरी के बारे में। अब देखो बेल्जियम आपकी यूरोप की एक बहुत स्मॉल कंट्री है, ठीक है ना। बेल्जियम के बॉर्डर पे आपके फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 1 करोड़ है, मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी। बेल्जियम की कैपिटल क्या है आपकी, ब्रसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। अच्छा, अब बेल्जियम का अपन एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपन ये देखते हैं एथनिक मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत बार आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एथनिक। तो एथनिक मीन्स a social division based on shared culture and common descent, मतलब कि एक सोशल कल्चर, ठीक है ना। यानी एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन, मतलब एक सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल culture. People belonging to an ethnic group need not have the same religion or nationality. मतलब वो लोग जो कि आपके एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो एक सेम रिलीजन को फॉलो करे या फिर सेम नेशनलिटी से हो। ये सिर्फ किसके बेसिस पे है, ये उनके कल्चर और उनके कॉमन डिसेंट के बेसिस पे होता है, उसको अपन कहते हैं एथनिक। क्लियर है। अब देखिए एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम देखा जाए तो बेल्जियम में किसी रिलीजन बेसिस पे नहीं था, यहाँ पे क्या था आपका
लैंग्वेज बेसिस पे था। तो अगर अपन बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के अंदर 59% लोग डच बोलते थे, ठीक है ना, और ये सारे रहते थे आपके फ्लैमिश रीजन में, क्लियर है। और 1% लोग आपके क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे, और 40% लोग आपके क्या स्पीक करते थे, फ्रेंच स्पीक करते थे, फ्रेंच बोलते थे, जो कि वलोनिया रीजन में रहते थे, क्लियर है। मैप में आप देख भी सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे अपन देखते हैं कि ये तो आपका एथनिक कॉम्पोजिशन कहाँ था, आपका बेल्जियम में था। अब अगर अपन बात करें बेल्जियम की कैपिटल, क्योंकि बेल्जियम के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो बेल्जियम की कैपिटल में हुए थे, तो बेल्जियम की कैपिटल था आपका ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में थोड़ा सा ये क्राइटेरिया अलग था। अब देखो अगर आप कंट्री की बात करो तो कंट्री के अंदर आपके डच स्पीकर्स कितने, 59%, और फ्रेंच स्पीकर कितने, 40%। लेकिन वहीं पे आप अगर ब्रुसेल्स में आ जाओ तो ब्रुसेल्स में सिर्फ डच स्पीकर कितने, 20%, और फ्रेंच स्पीकर कितने, 80%। यानी कि अगर अपन कैपिटल की बात करें तो वहां पे डच स्पीकर्स कम है, जबकि ऑल ओवर द कंट्री की बात मैं कर रही हूं तो वहां पे डच स्पीकर्स क्या है, ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं फ्रेंच स्पीकर्स की बात कर रही हूं तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकर ज्यादा है, और जबकि मैं ऑल ओवर द कंट्री की बात कर रही हूं तो डच स्पीकर से फ्रेंच स्पीकर्स कम है, क्लियर है। यहां सिर्फ हम किसकी बात करें, ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं। अब ब्रुसेल्स में आपके डच स्पीकर 20% थे, यानी वो आपके कैपिटल में कैसे थे, पुअर थे, लेकिन कंट्री में मेजर थे। सिमिलरली फ्रेंच स्पीकर्स आपके 80% थे, ये कैपिटल में मेजर थे, मतलब ये बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल थे, लेकिन कंट्री में कैसे थे, माइनर थे। इसकी वजह से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में आपका क्या हो गया था, टेंशन हो गया था, क्लियर है, क्योंकि फ्रेंच स्पीकर ज्यादा पावरफुल थे, क्लियर है ना, और डच स्पीकर कम पावरफुल थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे दोनों में क्या हो गया था, आपका टेंशन क्रिएट हो गया था। लेकिन बेल्जियम ने इस टेंशन को इग्नोर नहीं किया, बेल्जियम ने क्या किया, इसे सॉर्ट आउट किया, क्लियर है। तो हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो बेल्जियम ने क्या किया, जो ये रीजनल डिफरेंसेस थे उनको रिकॉग्नाइज किया और कल्चरल डाइवर्सिटीज को पहचाना, और उसके बेसिस में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। बिटवीन 1970 एंड 1993 उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंडेड किया, ठीक है, और इस अरेंजमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया कि कैसे मैं इन दोनों को इक्वल रखूं, कि कैसे वहां का कॉन्स्टिट्यूशन आपका डच स्पीकर्स को और फ्रेंच स्पीकर्स को इक्वल कर दे, ठीक है। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। तो बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर कंट्री की यूनिटी बनाए रखना है तो हमें दूसरी कम्युनिटी की फीलिंग्स को भी समझना पड़ेगा और उसे भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए वहां पे क्या हुआ, सिविल वॉर। लेकिन बेल्जियम में ने इस चीजों को समझा और यहाँ पे ये चीजें नहीं हुई, क्लियर है। अब देखिए बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया। हालांकि बेल्जियम का जो आपका इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने जो भी चीजें अपनाई वो कॉम्प्लेक्स जरूर थी, लेकिन वो बाद में उनको हेल्प करी क्योंकि उनके किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, ठीक है। नाउ तो एलिमेंट्स क्या आते हैं, इसके 4 एलिमेंट्स है। पहला क्या है, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। सबसे पहला क्या था, उन्होंने ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर होंगे वो दोनों नंबर में इक्वल होंगे। दूसरा क्या था, many power of the central government have been given to state government of the 2 of the region of the country। कि जो आपका इन्होंने डिवाइड कर दिया कि भाई आपका बहुत सारी पावर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसको दे दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी, सो दैट कि वो दोनों कंट्री के बेनिफिट के लिए काम कर सके। तीसरी क्या चीज थी, ब्रुसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। चूंकि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कहां से स्टार्ट हुए थे, ब्रुसेल्स से स्टार्ट हुए थे, इसीलिए उन्होंने ब्रुसेल्स में क्या किया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जिसमें कि दोनों कम्युनिटी के जो आपके लीडर्स थे उनको इक्वल रखा गया, क्लियर है, रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्या था, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या किया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो थी वहां पे, इसके अलावा इन्होंने एक और गवर्नमेंट बना दी जिसे उन्होंने क्या नाम दिया,
community government. And community government elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has power regarding cultural, educational and language related issues. तो ये जो गवर्नमेंट बनाई गई, इस गवर्नमेंट में कोई सा भी, चाहे वो डच स्पीकर हो, चाहे वो फ्रेंच स्पीकर हो, चाहे वो जर्मन स्पीकर हो, कोई भी पार्ट ले सकता है। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट थी, ये कौन सी पावर्स को हैंडल कर रही थी? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को ये गवर्नमेंट हैंडल करती थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्लियर है? नाउ अब हमने श्रीलंका की स्टोरी भी पढ़ी और हमने बेल्जियम की स्टडी भी पढ़ी, तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट, हम इसको कंपेयर करते हैं इनके रिजल्ट्स को। तो बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि कंट्री की यूनिटी सिर्फ कब है, जब हम दूसरी कम्युनिटीज की, डिफरेंट कम्युनिटीज की फीलिंग्स को समझें, ठीक है, और उनकी रिस्पेक्ट करें। क्लियर है? इसलिए बेल्जियम में क्या हुआ? वॉर नहीं हुई, सिविल वॉर नहीं हुई और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। लेकिन श्रीलंका ने वहीं पे क्या एग्जाम्पल सेट किया? एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल सेट किया। इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स व्हाट? अगर आप क्या करते हैं, अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो डोमिनेंट होती है और आप दूसरी कम्युनिटी को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, मतलब आप वहां पे पावर शेयर नहीं करते हैं, तो आपकी कंट्री में यूनिटी नहीं हो सकती है और क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जिनकी वजह से ऑफकोर्स श्रीलंका में क्या हुआ? आपका सिविल वॉर हुआ। क्लियर है? चलिए, अब क्या हुआ आपका? बेल्जियम का ये मॉडल देखते हुए जब यूरोप में देखा बेल्जियम में, तो बहुत सारी कंट्रीज, when many countries of Europe came together to form the European Union, जब यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनानी थी, तो उन्होंने अपना सेंटर कहाँ पे चुना? उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ चुना? ब्रुसेल्स में चुना। कहाँ चुना? ब्रुसेल्स में, क्योंकि उन्होंने देखा ना ब्रुसेल्स ने किस तरीके से हैंडल किए कॉन्फ्लिक्ट्स। चलिए, अब हमने क्या सीखा इस चैप्टर से? व्हाट डू वी लर्न? अब है, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। यानी बेल्जियम में क्या किया गया आपका कि वहां के लीडर्स ने समझा कि दूसरी कम्युनिटीज की फीलिंग्स को भी हमें समझना है, उनकी फीलिंग्स का भी हमें रिस्पेक्ट करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया? पावर को शेयर किया। लेकिन वहीं पे श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। क्लियर है? नाउ अब यहां तक तो आपको श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। ये पता चल चुका होगा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे कुछ पावर शेयरिंग के बारे में जानते हैं। तो नाउ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? इसके दो रीजन है। एक तो आपका प्रूडेंशियल रीजन है और एक आपका मॉरल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है? क्योंकि ये क्या करती है? दो सोशल ग्रुप के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करती है। Since social conflicts often leads to violence and political instability, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या होता है आपकी? एक तो आपकी वही झगड़े होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इसलिए पावर शेयरिंग जो है एक बहुत अच्छा रास्ता है जिससे कि आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो आपका ऑफकोर्स इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपकी कंट्री ग्रो करेगी। क्लियर है? मॉरल, ये तो आपका प्रूडेंशियल रीजन हो गया। मॉरल रीजन क्या है? Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. तो moral reason क्या है? Of course, जो minority में है, क्लियर है, लेकिन वो है तो उसी कंट्री का पार्ट। दैट मीन्स व्हाट? आपके कंट्री के अंदर जितने भी सोशल ग्रुप है वो सारे उस डेमोक्रेटिक रूल से सेटिस्फाइड होने चाहिए। क्लियर है? तो ये मॉरल रीजन है, इसीलिए पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो टोटल 4 फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, एक आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग है, एक होता है आपका प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट पावर शेयरिंग, एक होता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब है आपकी जो पावर है वो इक्वली शेयर की जाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। क्लियर है? क्योंकि ये तीनों मिलकर ही हमारी कंट्री को रन करते हैं। क्लियर है? तो इनके बीच में आपकी पावर को शेयर किया जाता है। अब आपके फीचर्स क्या है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के? It allows different organ of government
प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ये आपको क्या जो गवर्नमेंट है उसको क्या अलाउ करती है कि आपका जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है वो सेम लेवल पे होती है डिफरेंट पावर्स की, ठीक है। दूसरा, सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और इस तरीके के सेपरेशन से ये होता है कि कोई भी एक के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को अनलिमिटेड पावर दे दी या फिर हमने क्या किया लेजिस्लेचर को अनलिमिटेड पावर दे दी, पावर इनमें इक्वली शेयर होती है, ठीक है। ईच ऑर्गन चेक द अदर, दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। अब ये जो हर ऑर्गन है वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पावर आपकी बैलेंस रहती है, ठीक है। पावर बैलेंस रहती है तो किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये है आपका मॉडल वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। आपको पता है डिफरेंट लेवल्स पे होता है, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी पावर मोदी जी के पास है, हमारे अशोक गहलोत जी के पास भी कोई पावर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट में चलती है। समझ में आया ही नहीं आया? तो दैट मीन्स व्हाट वर्टिकल पावर शेयरिंग इसीलिए कहते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर तो एक और है, कौन सी, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में दो आते हैं, एक तो म्युनिसिपैलिटी आ जाती है और एक पंचायत आ जाती है, क्लियर है। तो दैट मीन्स व्हाट, इस तरीके से वर्टिकली आपकी पावर शेयर होती है। एक तो कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के बाद में लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट के दो पार्ट है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। तो यहाँ पे सब जगह आपकी पावर क्या होती है, शेयर होती है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म है प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट पावर शेयरिंग। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। मतलब आप अब मान लीजिए प्रेशर, अब एक स्टूडेंट का ग्रुप है, अब जैसे कोरोना बढ़ रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भाई 10th के एग्जाम क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए। तो 10th के एग्जाम आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो दैट मीन्स व्हाट, एक कॉमन इंटरेस्ट, मतलब सबका एक कॉमन इंटरेस्ट हो, उसके साथ में आप क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से आपका प्रेशर बनाना ही हुआ। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड करता है एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट, कि उनका सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। अच्छा, सेकंड, इन डेमोक्रेसी वेरियस प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल और प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अब पता है गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही आपकी क्या है, बहुत सारी पार्टीज होती है। अब हमारे यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी का ही एग्जाम्पल ले लो। अगर बीजेपी कोई, अब हमारे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, तो बीजेपी अगर कोई भी डिसीजन लेगी तो उसको कौन मना करेगा, कांग्रेस सबसे पहले उसको प्रोटेस्ट करेगी। कांग्रेस बताएगी भाई गवर्नमेंट को कि आपका डिसीजन गलत है या आपका डिसीजन रॉन्ग है, क्लियर है। अगर उनको लगेगा कि गवर्नमेंट का डिसीजन गलत है तो वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने डिसीजन को क्या कीजिए, चेंज कीजिए। ऐसा आपको इंडिया में तो बहुत देखने को मिलता है, क्लियर है। चलिए आगे, थर्ड है, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। इन कॉन्टेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। अब आपको पता है हमारे डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं उनको ये फ्रीडम होती है कि वो अपना कंटेंडर चुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन सब चीजों की वजह से ऐसा नहीं होता है कि पावर हमेशा एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में चली जाए। पावर क्या होती है, आपकी शेयर होती है। और हमारी डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपना लीडर चुन सकता है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है ना। फोर्थ, इसमें क्या होता है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। लाइक एक तो आपका रिलीजियस ग्रुप होता है और एक आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है। रिलीजियस मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड होता है और लिंग्विस्टिक मतलब जो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, क्लियर है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, क्योंकि वहां पे क्या था, आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप था। वहां पे क्या था, आपका लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइडेड था। तो यहाँ पे भी आपका पावर इन सोशल ग्रुप्स में आपका शेयर की जाती है, क्लियर है। ये भी एक फॉर्म है पावर का, जो कि अपन ने जिसका एग्जांपल कहाँ देखा, बेल्जियम का, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर पावर शेयरिंग। आई होप पावर शेयरिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नाउ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, ऑल्दो मैंने ये जितनी भी
नोट्स बनाएं, आपके एनसीईआरटी बुक में से ही बनाएं, बट स्टिल मैं आपको ये बोलूंगी कि आप एक बारी ये पूरा समझने के बाद चैप्टर, इसका आइडिया लेने के बाद में एनसीईआरटी में से इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, एक एक लाइन पढ़िएगा, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है 10th में आपका। आप एनसीईआरटी से बाहर 10th में एग्जाम में कुछ नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर आप लिखेंगे तो वो मैटर नहीं करेगा, आपका माना जाएगा जो आप एनसीईआरटी में से लिखते हैं। क्लियर? तो मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है, एसएसटी के अंदर आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। चलिए, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।